हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सीए करमबीर लठवाल नो द टैक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीएसटी एक्ट 2017 में यूनियन बजट 2022 के द्वारा कौन-कौन से बदलाव होने तय हुए हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज 1 फरवरी 2022 को यूनियन बजट 2022 फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। तो दोस्तों इस फाइनेंस बिल जो ये पेश किया गया है 2022 आज, ये अभी फाइनेंस बिल है, एक्ट नहीं है। जो भी हम डिस्कस करेंगे प्रपोज्ड अमेंडमेंट हैं, ऐसा नहीं है कि अभी से एप्लीकेबल हो गई। तो ये बिल को एक्ट होने में टाइम लगेगा, होता रहेगा। वो सरकार का काम है कब उन्होंने उसको एक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीएसटी में होने वाले बदलाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइएगा दोस्तों आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फाइनेंस जो बिल है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि जो फाइनेंस बिल है उसके अंतर्गत क्या-क्या है। उसमें 1 से लेकर 125 सेक्शन है और वो सेक्शन जो है 5 चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं। और ये जो सेक्शन है इनकी एप्लीकेबिलिटी डेट जो है सेक्शन 2 से 84 सेक्शन तक जितने भी सेक्शन है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2022 बताई गई है इस बिल के अंतर्गत। और जो सेक्शन 85 से लेकर 113 है जो सेक्शन जो जीएसटी एक्ट से रिलेटेड हैं वो जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी ऑफिशियल गजट के थ्रू उस डेट से वो सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों जो ये सेक्शन है 3 से लेकर 84 जो सेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स में जो बदलाव किए जाने हैं वो इन सेक्शन में मेंशन है। उसके बाद जो कस्टम एक्ट में चेंज होने वाले हैं वो 85 से 96 सेक्शन में बताए गए हैं। कस्टम टैरिफ एक्ट में जो चेंज होंगे वो सेक्शन 57 में बताए गए हैं। एक्साइज एक्ट में 98 में बताया गया है कि क्या चेंज होने वाला है। और जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो चेंज होने वाले हैं वो 99 से लेकर 113 सेक्शन में बताए गए हैं। तो दोस्तों अभी हम इनको देखेंगे कि कौन-कौन से चेंज जीएसटी एक्ट में होने वाले हैं, वो कब से एप्लीकेबल होंगे, जिस डेट को नोटिफिकेशन आएगी या फिर उस नोटिफिकेशन में डेट मेंशन होगी वो कब से एप्लीकेबल है। तो दोस्तों जो सबसे पहला चेंज किया गया वो सेक्शन 16 में चेंज किया गया। किसके द्वारा? सेक्शन 99 ऑफ फाइनेंस बिल 2022 के द्वारा। इसमें उन्होंने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के लिए बी ए क्लोज डाल दिया गया। उसमें अमेंडमेंट की कि द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। क्योंकि दोस्तों सेक्शन 38 में जो है वो कौन सी सप्लाई होती है? इनवर्ट सप्लाई। और इनवर्ट सप्लाई की जो रिटर्न है अभी तक फाइल होनी लागू नहीं हुई है। यानी कि इसमें बताया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है, तो उसके रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है तो उसे सेक्शन 38 में रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। यानी कि ऐसे इनपुट का क्रेडिट मिलेगा जिसके लिए सेक्शन 38 में रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई गई। क्योंकि सेक्शन 38 में बताया गया है कि किस किस को आईटीसी नहीं मिलेगा, कब कब आईटीसी नहीं मिलेगा इसके बारे में। उसके बाद सेक्शन 38 यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन 16 में से सेक्शन 43A जो प्रोविजनल आईटीसी का आईटीसी क्लेम करने का जो सेक्शन था वो डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट किया गया? क्योंकि सेक्शन 42, 43 और 43A जीएसटी एक्ट में से हटा दिए गए, उनको डिलीट कर दिया गया। जो मैचिंग का जो सिस्टम था वो अब जीएसटी में नहीं रहा। इसके बाद सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में क्या प्रोविजन था कि हमें जो सेक्शन 39 के अंतर्गत जो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती थी वो हमारी जो सितंबर माह की, वो जो है वो सितंबर माह की जो ड्यू डेट थी वो 20 अक्टूबर या 24 अक्टूबर होती थी सब्जेक्ट टू हमारे टर्नओवर के बेस पर। लेकिन अब उसे फिक्स कर दिया गया यानी कि 30 नवंबर होगी। यानी कि जो सितंबर माह की जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है अब वो 30 सितंबर होगी, न कि 20, 11, 13 या 24 ऑफ अक्टूबर। उसके बाद सेक्शन 100 जो फाइनेंस बिल था, फाइनेंस बिल 2022 का, उसने सेक्शन 29 में चेंज किया कैंसिलेशन से रिलेटेड।
ठीक है। तो हम कैंसलेशन या सस्पेंशन कब कर सकते हैं, इसके जो प्रोविजन सेक्शन 29 में है या जो इससे रिलेटेड रूल है उनके अंतर्गत है। तो इसमें जो सब क्लोज बी है, रिटर्न फॉर 3 कंसिस्टिव टैक्स पीरियड की जो जगह है उन्होंने द रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न मेंशन कर दिया। इस सब क्लोज बी के अंतर्गत कब कैंसिल होगा, पहले 3 जो टैक्स पीरियड होता था अब उसकी जगह 1 साल प्लस 3 मंथ। उसके बाद सी क्लोज में जो सस्पेंशन या कैंसिल करने का प्रोविजन था सेक्शन 29 में, यदि कोई लगातार 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करता था तो प्रॉपर ऑफिसर उसके जो जीएसटी को कैंसिल कर सकता था। लेकिन अब उसकी जगह क्या कर दिया, सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज में प्रिस्क्राइब, यानी कि जो रूल के अंतर्गत जो टैक्स पीरियड लिखा है वहां पर 1 साल 2 साल 6 महीने जो भी लिखा है तो वही अप्लीकेबल होगा, उसी के बेस पर सेक्शन 29 में कैंसिलेशन किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 34 में जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करने का जो प्रोविजन होता था जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, वो कब तक करना होता था हमें, सितंबर महीने की जो ड्यू डेट होती थी रिटर्न फाइल करने की 3B, वो क्या होती थी, सितंबर महीने की जो ड्यू डेट होती थी वो 20 अक्टूबर या 24 अक्टूबर जीएसटीआर 3B फाइल करने की होती थी, और जीएसटीआर 1 जो वो है वो 11 अक्टूबर या 13 अक्टूबर होती थी। लेकिन अब उसे फिक्स कर दिया गया है, 2 महीने का हमें टाइम दिया गया है, वो क्या है 30 नवंबर कर दिया गया। अब इसी डेट को जहाँ पर पहले सितंबर होता था और उसे 30 नवंबर कर दिया गया, इसी की वजह से कई सारे सेक्शन में और भी चेंजेस आया, जैसे सेक्शन 34 में चेंज आया उसी तरीके से। उसके बाद सेक्शन 37 के अंतर्गत जो हमारे जीएसटीआर 1 हम रिटर्न अप्लाई करते थे, सबमिट करते थे, उससे रिलेटेड जो चेंज आया, पहले प्रोविजन में सेक्शन में लिखा था कि जो हम आउटपुट जो टैक्स लाइबल जो आउटपुट सप्लाई की जो रिटर्न होती थी वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट की जाएगी। लेकिन अब एक वो इलेक्ट्रॉनिकली के साथ क्या लिख दिया, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। ये चीज और जोड़ दी कि गवर्नमेंट जो भी कंडीशन लगाना चाहे या जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे वो लगा सकती है इलेक्ट्रॉनिक की फाइलिंग के साथ साथ, कि उसे कब फाइल करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या कंडीशन है उसको फाइल करने के लिए। उसके बाद द वर्ड शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रिसीवर of the said supply within such time and in such manner as may be prescribed की जगह सेल सब्जेक्ट को यहाँ भी कंडीशन लगा दी। यानी कि यदि हमने किसी सप्लायर को, यदि कोई सप्लायर है उसने रिसीवर को कोई कम्युनिकेशन देनी है कि मैंने आपका ये बिल जो है अपनी फलाने फलाने रिटर्न में शो कर दिया है जीएसटीआर 1 में, तो उसके जो कम्युनिकेशन के जो तरीका होता था उसमें भी उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जैसा हम चाहेंगे, जैसा जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा उसी हिसाब से वो कम्युनिकेट करेगा अपने रिसीवर को। प्रोविजो था वो ओमिट कर दिया। अब जो वो सेकंड प्रोविजो थर्ड प्रोविजो था उनमें प्रोवाइडेड फर्दर दैट की जगह प्रोवाइडेड दैट, उसके बाद प्रोवाइडेड आल्सो दैट मेंशन कर दिया गया है। जो इसका सेक्शन 37 का सब सेक्शन 2 होता था उसे डिलीट कर दिया गया है। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या होता था इस सेक्शन में, तो हमारी जो वीडियो है इसके अंतर्गत हमने फाइनेंशियल जो फाइनेंस एक्ट है उसमें भी हाइपरलिंक लगाया हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और स्पेशल सेक्शन को देखना चाहते हैं तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे भी हाइपरलिंक लगाया हुआ है, तो आप वहां पर भी जो ये सीबीआईसी की साइट पे लेकर जाएगा आप देख सकते हैं। तो इसमें ये आ गया एक्ट। और जैसे कि हम अब 37 के बारे में बात कर रहे थे कि 37 का सबसेक्शन 2 जो है वो डिलीट हो गया है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सबसेक्शन 2 कौन सा डिलीट हो गया, ये है जिसमें सेक्शन 38 से रिलेटेड था कि सेक्शन 38(4) में, मतलब जो सेक्शन 38 से रिलेटेड था इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड था, वो सब क्लोज इसमें डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे, सेक्शन 37 में थे जहां पर हमें कहते हैं कि सब क्लोज डिलीट किया। अब सब सेक्शन 3 क्या था सेक्शन 37 का, इसमें एंड विच वी हैव रिमेनिंग अनमैच्ड अंडर सेक्शन 42 और 43, मतलब जो 42, 43 और 43A जो सेक्शन जहां जहां मेंशन थे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत उन सेक्शन में स्पेशल बदलाव कर दिया गया, उनको हटा दिया गया वहां से, क्योंकि तीनों के तीनों सेक्शन अब डिलीट कर दिए गए हैं। कब से डिलीट होंगे ये इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन बताइए। ठीक है, अब जो सितंबर की जगह जो 30 नवंबर कर दिया गया है, ये भी जीएसटीआर 1 की जो डेट है सितंबर महीने की, या सितंबर महीने में जो भी क्वार्टर खत्म होगा उसको फाइल करने की जो लास्ट डेट है
39 के अंतर्गत जो रिटर्न सबमिट की जाएगी वो 30 या सॉरी जो भी 20 अक्टूबर या 24 अक्टूबर होती थी उसे चेंज करके 30 नवंबर कर दिया गया। सितंबर माह में जो क्वार्टर एंड खत्म होने जा रहा होता है उसकी जो रिटर्न फाइल करने की जो आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 की जो है वो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 30 नवंबर हो गई, यानी कि 3B की भी और 1 की भी दोनों की 30 नवंबर हो गई है, हो जाएगी सॉरी। अब इसके बाद सब सेक्शन 4 एक और नया ऐड किया गया, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट अलाउड टू फर्निश, यानी कि ये जो सेक्शन 59 सब सेक्शन 6A को लीगल बैकिंग दी गई कि यदि हमने पिछले महीने की अपने टैक्स पेड की जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं की है तो हम नेक्स्ट करंट टैक्स पेड की जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट को और काउंसिल को पावर दे दी गई कि वो अगर चाहें तो किसी स्पेशल पर्सन को या स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन को अलाउ कर सकते हैं नोटिफिकेशन जारी करके कि यदि उसने पिछले महीने की अपनी कोई जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं की है तो अपने नेक्स्ट या करंट पीरियड की जीएसटीआर 1 सबमिट कर सकता है, यानी कि विदाउट सबमिशन ऑफ प्रीवियस ईयर 1 टैक्स पीरियड और मोर टैक्स पीरियड की रिटर्न सबमिट किए बगैर करंट ईयर की रिटर्न सबमिट कर सकता है। ऐसी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। उसके बाद सेक्शन 38 जो है वो नया बना दिया गया है, जो पुराना था उसको ये सेक्शन बना दिया गया है। ठीक है, हम पुराने को भूल जाएंगे कि क्या था। फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई उसका नाम होता था कि इनवर्ट सप्लाई की डिटेल हम किस तरीके से सबमिट करेंगे। उसने क्या कहा कि द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 एंड सच अदर supply as may be prescribed and auto-generated statement contain the detail of input tax credit shall be made available electronically to the recipient of such supply in such form and manner within such time and subject to such condition and restriction as may be prescribed। यानी कि जो सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में, वो फाइल करने के बाद जो सर्विस रिसीवर या गुड्स रिसीवर है उसके यहाँ पर एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट पैदा होगी, वो आज के डेट में उसको 2B कह सकते हैं, और वो किस फॉर्म में पैदा होगी, सच फॉर्म एज और मैनर। ठीक है, और विद इन कब पैदा होगी, जब वो किसी रूल में बताएंगे कि वो कब पोर्टल पर आ जाएगा, जैसे कि आज के डेट में 2B जो है वो 14 तारीख को ऑटो जनरेट हो जाता है। ठीक है, और हम इनपुट कैसे ले पाएंगे उसका, जो डिटेल हमारे 2B में रिफ्लेक्ट होंगी उसका हम इनपुट ले लेंगे। 2B में भी जनरेट वो हमारे यहाँ शो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। किस किस केस में इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, यदि जो सप्लायर है, ठीक है, वो टैक्स का डिफॉल्टर है, उसने अपनी रिटर्न जो है टाइम पर फाइल वो नहीं करता, उसने जीएसटीआर 1 में जो टैक्स लायबिलिटी वो हायर शो की है, 3B में टैक्स कम पे किया है, ठीक है, या उसने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है। यानी कि यदि सप्लायर टाइम पे काम नहीं करेगा, सप्लायर रोंग आईटीसी क्लेम करेगा, उसके 2B में से ज्यादा जो होगा उससे ज्यादा उसने क्लेम कर लिया, जीएसटीआर 1 में ज्यादा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी शो कर दी, 3B में कम टैक्स पे किया, और उस सप्लायर का जीएसटीआर हमारे 2B में बिल भी शो कर रहा है प्रॉपर, उसके बावजूद भी हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे। कब से, जब से ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 39 में अमेंडमेंट की गई जीएसटीआर 3B के रिगार्डिंग में, तो जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता था उसको रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट होती थी वो 20 तारीख होती थी, अब उसे 30 कर दिया गया है हर महीने की, तो 10 दिन उसको उसके जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने के 3B फाइल करने के 10 दिन बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद सब सेक्शन 7 में एक प्रोविजन जोड़ दिया गया, प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश द रिटर्न अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 शैल पे टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो हम रिटर्न फाइल करेंगे ना सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 में, उसका टैक्स पे कैसे करेंगे। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो टैक्स जो हमारी लायबिलिटी है उसमें से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारा, जो हमने इनपुट टैक्स अवेल कर रखा है गुड्स पे सर्विस पे बोथ पे, उसको कम कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो कैसे पे करना है, किस तरीके से पे करना है, इसके बारे में क्या एडिशनल कंडीशन गवर्नमेंट लगा सकती है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, वो किसी रूल में बताई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 9 में चेंज किया गया, यानी कि जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 37 और 38 है, ठीक है, इसकी जगह वेयर लिख दिया गया है। उसके बाद
जो सितंबर माह की या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर है सेकंड, उसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है द देर इन डे ऑफ 13 डे ऑफ द नवंबर, यानी कि 3B लास्ट रिटर्न फाइल करने की सितंबर की 3B और सेकंड क्वार्टर की 3B रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट 30 नवंबर हो गई है। ठीक है, इसके बाद जो है एक सब सेक्शन 10 में चेंज किया गया। ठीक है, पहले क्या होता था, यदि हमने पिछले महीने की जो रिटर्न सबमिट नहीं की है 3B, तो हम नेक्स्ट मंथ की 3B सबमिट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो 3B की बजाय उन्होंने एक और ऐड कर दिया, द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सब सेक्शन 37, अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37, यानी कि सेक्शन 37 के सब सेक्शन 1 में GSTR 1 फाइल की जाती है। यदि हमने GSTR 1 फाइल नहीं की तो हम 3B फाइल नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट के पास पावर दे दी गई है, गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है क्या, यदि गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी करके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, किसी क्लास ऑफ पर्सन को ये बेनिफिट दे सकती है, यदि वो पिछले महीने की उन्हें अपने GSTR 1 सबमिट नहीं की है तो GSTR 3 भी वो सबमिट कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 41 बिल्कुल दोबारा से चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 105 सेक्शन 105 ऑफ फाइनेंस बिल 2022 के द्वारा, पहले इसका नाम होता था क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजन एक्सेप्टेंस देरो, अब अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है कि इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे अवेल करेंगे हम, क्या कंडीशन होंगे अवेल करने की, ये 38 में बता दी उन्होंने सेक्शन में। अब 41 में स्पेशल ये कह रहा है, every registered person shall subject to such condition and restriction as may be prescribed be entitled to avail the input tax credit as self assessed, यानी कि उसको अवेल करें। सेक्शन 38 में बताया एलिजिबल क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट किस क्रेडिट को हम अवेल कर सकते हैं, अब ये कहता है कि अवेल कैसे करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट को। ठीक है, इन हिज रिटर्न एंड सच अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये कहता है कि जो भी हमारा एलिजिबल क्रेडिट है उसे हम सेल्फ असेस्ड के थ्रू अब एक रिटर्न फाइल करेंगे, जो कि 39 में जो रिटर्न है GSTR 3B वो फाइल करके उस क्रेडिट को हम अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर लेंगे, तो उसे हम कहेंगे अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि उस जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है और वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया तो उसको बोलेंगे अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सब सेक्शन 2 क्या कहता है 41 का, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन, यदि रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड कर लिया, यानी कि 3B में उसको क्लेम कर लिया और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट क्रेडिट हो चुका है और उसके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, तो हमें वो जो ITC और रिवर्स करना होगा विद एप्लीकेबल टैक्स, और यदि वो सप्लायर बाद में टैक्स पे कर सकता है तो हम उसे री अवेल कर लेंगे। किस तरीके से, सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके जो रूल रेगुलेशन है वो सरकार बताएगी हमें हमें कब इसको री अवेल करना है, कैसे करना है। सेक्शन 106 ऑफ फाइनेंस एक्ट के द्वारा सेक्शन 42, 43 और 43A जो मैचिंग के प्रोविजन थे वो डिलीट कर दिए गए हैं, और जो जहां जहां ये सेक्शन पहले एक्ट में मेंशन होते थे उन्हें वहां से अब डिलीट कर दिया गया, उस सेक्शन में भी बदलाव किया गया है। अब सेक्शन 47 लेवी ऑफ फीस में चेंज किया गया है। क्या, एक तो वहां पर इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड जो रिटर्न के बारे में जो फीस लेट फीस लगती थी वहां से इनवर्ट सप्लाई को हटा दिया गया है। उसके बाद जो सेक्शन 38 जहां पर लिखा हुआ था सेक्शन 47 में वहां भी हटा दिया गया, क्योंकि सेक्शन 38 में अब रिटर्न फाइल इनवर्ट रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें एक मैनर बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम मतलब क्या है वो कैसे क्लेम करेंगे, हम उसको किस कंडीशन में क्लेम करेंगे, जब वो हमारी ऑटो जनरेटेड 2B में शो होगा उस तो हम क्लेम करेंगे। ठीक है, तो इसी के सेक्शन 47 के सब क्लोज C के अंतर्गत जो सेक्शन 39 और सेक्शन 45 यानी कि 3B और जो एनुअल रिटर्न जो है उसको सबमिट करते थे तो भी हमें लेट फीस लगती थी, अब उसमें सेक्शन 52 और जोड़ दिया गया, जो TCS रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करता था या करता है उसको यदि वो लेट फाइल करता तो लेट फीस नहीं लगती थी, लेकिन अब लगेगी। जब कब से लगेगी, जब से ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा, इससे रिलेटेड जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब से लगेगी। अब सेक्शन 48 में चेंज किया गया, वो वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि सेक्शन 38 से रिलेटेड जो इनवर्ट सप्लाई की जो रिटर्न सबमिट करने की जो मैंडेटरी का जो जहाँ प्रोविजन था
तो जहां जहां भी ये प्रोविजन था वहां से इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। सेक्शन 49 में जो पेमेंट ऑफ टैक्स पे करने की बात होती थी, पेनल्टी पे करने की बात होती थी, इंटरेस्ट पे करने के बारे में बताता है कैसे कैसे होगा। वहां पर जहां पर सेक्शन 43A 42 या 43 होता था उसको डिलीट कर दिया गया जहां जहां भी इससे रिलेटेड जो प्रोविजन थे। कंडीशन लगा दी गई है कि गवर्नमेंट जैसा चाहे रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन, तो उनमें जहां जहां छोटे छोटे इनके सब सेक्शन में चेंजेस था वो कर दिया गया। इसके बाद एक जो सेक्शन 10 में जो है सेक्शन 10 जो है नया एक जनरेट कर दिया गया है, जो पुराना था उसे भूल जाओ, नया सेक्शन 10 आ गया है। ये रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 49, सॉरी सेक्शन 10 नहीं, सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 49 नया आ गया। क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आईजीएसटी, सेंट्रल, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटी और सेस में वो ट्रांसफर कर सकता है। और किसी दूसरे व्यक्ति का जो डिस्टिंग्विश पर्सन होता है उसमें आईजीएसटी और सीजीएसटी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कौन? जो सबसेक्शन 25 सबसेक्शन 4 में मेंशन है वो व्यक्ति, और सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 में मेंशन है वो व्यक्ति। ठीक है, तो यानी कि कोई हरियाणा की है और मेरी एक ब्रांच सोनीपत सॉरी दिल्ली में है, तो हरियाणा से मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ दिल्ली के जीएसटीएन में, लेकिन इसको जो हरियाणा में रिफंड की तरह मान लिया जाएगा, इसे रिफंड माना जाएगा। मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में मेरी लायबिलिटी शो हो रही है। पहले मुझे लायबिलिटी खत्म करनी होगी, उसके बाद मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। उसके बाद सब सेक्शन 12 जो है एक नया ऐड कर दिया गया सेक्शन, जो हमारा जिस सेक्शन में हम डिस्कस करें सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 ऐड कर दिया गया है नया। ठीक है, इसमें क्या कहता है ये कहता है कि जो हमें टैक्स पे करना है ना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, उसके बारे में कितना पे करना है, कितना हमें जो हमारी आपको टैक्स लायबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से करना है, कितना हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करना है, उसके बारे में गवर्नमेंट जब चाहे जो कंडीशन चाहे वो लगा सकती है। तो सेक्शन रूल 86B में जो कंडीशन होती थी, यदि कोई एसएससी किसी का टर्नओवर स्पेसिफिक मंथ में टैक्सेबल सप्लाई का 50 लाख से ज्यादा है, तो वह ज्यादा से ज्यादा 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का आईटीसी क्लेम कर सकता है, 1% उसे कैश पे करनी होगी। तो इस रूल को लीगल बैकिंग देने के लिए ये सब सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन सब सेक्शन 12 और 49। उसके बाद जो है सेक्शन 50 में अमेंडमेंट कर दी गई, क्योंकि 50(3) में पहले जो टैक्स लगता था वो सेक्शन 42-43 सब सेक्शन 10 की वजह से लगता था, लेकिन अब इसमें इन्होंने बोल दिया वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रोंगली अवेल्ड एंड रोंगली यूटिलाइज, यानी कि रोंगली अवेल्ड भी है और यूटिलाइज दोनों एक साथ में होने चाहिए, तभी इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स सॉरी ब्याज लगेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन सेल है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट रोंगली, जो गलत हमने अवेल्ड भी किया और यूटिलाइज भी किया, यदि वो अवेल और यूटिलाइज नहीं है तो ब्याज नहीं लगेगा, अवेल भी और यूटिलाइज भी है तो ब्याज लगेगा। किस रेट से? 74% से ज्यादा नहीं लगेगा, यानी 24% से। और एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी रूल में बताएगा उस हिसाब से ब्याज लगेगा। अब सेक्शन 52 में जो चेंज किया गया, सेक्शन 52 की जो रिटर्न सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी सितंबर माह की, जैसे कि हमने पहले बोला सितंबर माह की जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 नवंबर कर दी गई है, उससे रिलेटेड इसमें चेंज किया गया है। अब ऐसे ही छोटा सा चेंज रिफंड के मामले में किया गया सेक्शन 54 में। ठीक है, जहाँ पर 6 महीने होता था पहले, वहां पर 2 साल कर दिया गया है इन्होंने। फिर उसके बाद एक जो SEZ से रिलेटेड जो रिफंड के प्रोविजन थे उसमें चेंज किया गया, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो डेवलपर है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो रिफंड उनको वेयर ए रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई देमसेल्व्स, यदि वो अपने आप को भी कोई सप्लाई करते हैं तो उसका भी उन्हें रिफंड अवेलेबल होगा। एंड एज द केस में बी द इनपुट और इनपुट सर्विसेज इन सच सप्लाई द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ 39, मतलब जो इनपुट जो सप्लाई कर इनपुट गुड्स और सर्विस की जो सप्लाई करने की जो डेट ड्यू डेट ऑफ जो 3B की जो डेट है उस डेट से उसको काउंट किया जाएगा, उस डेट से वो रिफंड लेंगे। उनकी जो 2 साल की जो विद इन 2 ईयर के अंतर्गत जो रिफंड एप्लीकेशन की डेट है वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होगी, कौन सी रिटर्न? जो 39 में 3B फाइल करते हैं।
उसके बाद जो गवर्नमेंट को पावर होती थी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन इशू करने की, वो सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सेक्शन 2 सेक्शन 38 डिलीट कर दिया गया जाएगा। कब से डिलीट कर दिया जाएगा? जब से इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी। सेक्शन 113 ऑफ फाइनेंस बिल 2022 से की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आएगी उस डेट से ये खत्म हो जाएगा। या ये जो जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं 15 जो अमेंडमेंट होनी है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, वो लागू हो जाएंगी। कब से? जब से नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों ये था जो फाइनेंस बिल 2022 या जब वो एक्ट में चेंज हो जाएगा उसके द्वारा जो जीएसटी कानून के अंतर्गत जो अमेंडमेंट होनी है उनके बारे में। जो ये मुख्य 15 अमेंडमेंट थी जो होंगी, कब से होंगी? जब फाइनेंस एक्ट बन जाएगा यह बिल, उस डेट से ये लागू हो जाएंगी। और उस डेट से भी नहीं, जब इनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी करेगी गवर्नमेंट, वो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। फाइनेंस एक्ट बनने के बाद नोटिफिकेशन आएंगे इस बिल के। तो दोस्तों ये था सारा कुछ जीएसटी में होने वाले बदलाव के बारे में। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारा जो नो द टैक्स यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।